available on across all audio platforms including Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. तो जरूर से सुने, और अगर आपको पसंद आया तो आप लाइक करें, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक मत करिएगा, ठीक है? हेलो एवरीवन, कैसे हैं सबके सब। आज हम एक नया एपिसोड लेके आए हैं टीएफसी पॉडकास्ट का। हमारे साथ शितांशु आदित्य हैं, हमारे यहाँ के डॉन। और आज स्पेशल गेस्ट वापस आ चुके हैं, रोहन सिंह। बहुत पहले आए थे यूरोस के एक वीडियो में, जहाँ हम स्पेन और इंग्लैंड के बारे में बात कर रहे थे। बहुत बढ़िया एनालिसिस दिया था। आज वापस आ चुके हैं। और मैं आपका होस्ट, यहाँ का छोटा आदमी। और आज हम वापस रिकॉर्डेड वाले फॉर्मेट पे ही जा रहे हैं। अभी हम कुछ टाइम के लिए लाइव फॉर्मेट कर नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारे जो मेन एडिटर साहब है, जो हमारा हैंडल करते हैं, वो अभी बिजी है अपने पढ़ाई को लेके, तो फिर वो अभी आ नहीं पाएंगे। अभी सुबह के 5 बज रहे हैं। देखो, आपके लिए बढ़िया कंटेंट ला रहे हैं, एकदम 5 बजे सुबह के रिकॉर्ड कर रहे हैं। जब आपके पास आएगा तब तो अलग टाइम पे आएगा, लेकिन अभी 5 बज रहे हैं। तो हाँ, देखो प्रूफ यहाँ पे है। तो अब जैसे देखा जाए कि शाम के नहीं है, सुबह के हैं। सुबह के, हाँ ये बात भी देख लेना, सुबह के हैं 5 AM। हाँ, तो अब जैसे कि आप लोगों को पता होगा, इंग्लैंड पहुंच चुकी है फाइनल, एंड आफ्टर 55 years ऐसा लग रहा है कि इट विल फाइनली कम होम। इटली के साथ मैच है, बहुत बहुत ही रोमांचक मैच रहेगा। और मतलब कि दोनों टीम्स के क्या बढ़िया सेमीफाइनल्स हुए थे, और काफी काफी इंटेंस मैचेस थे, आप कह सकते हो। और ये नहीं था कि एक ही साइड करे जा रहा था, दोनों एंड टू एंड था मैच काफी। एक साइड काउंटर पे खेल रही थी, और एक साइड ऑफेंसिव पे थी। अभी इंग्लैंड के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले हम अपने फर्स्ट सेमीफाइनल पे जाते हैं, जो कि है हमारा स्पेन वर्सेस इटली। तो शितांशु, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि स्पेन का आपको परफॉर्मेंस कैसा लगा, क्योंकि हमने देखा कि उनके प्लेस बहुत सारे बहुत बढ़िया से थे, लेकिन कोई फिनिशिंग टच नहीं दे पा रहा था। आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? जी बिल्कुल, लुइस एनरिके ने शुरू ही नहीं किया मोराटा को। अ, मुझे तो लगा ठीक किया, बट एक और है प्लेयर, उनका नाम है ओया फाबल या ओजा जबाल, पता नहीं क्या। तो भाई सवाल जो भी है, तो वो कितने मिसेस कर रहे थे। सारे जितने भी बॉल आ रहे थे, सारे मतलब गोल होने चाहिए थे। और आज पहली बार स्पेन का परफॉर्मेंस देख के मेरे को लग रहा था उस मैच में कि मतलब हाँ, सही प्ले क्रिएट कर रहे थे। और मतलब उससे पहले वाली मैच में देखा जाए तो रेड कार्ड मिलने के बाद उन्होंने अपना अटैक करना शुरू किया था, बट इन्होंने स्ट्रेटेजी रखी थी कि मिडफील्ड बढ़िया से पासिंग करके मूव बनाने, और वहां पे एंड में वो लोग स्कोर नहीं कर पा रहे थे। हमने देखा कि अल्वारो मोराटा आए और एक पास, वन टच पासिंग करके क्या ही उन्होंने गोल मार दिया, और एकदम से स्पेन को वापस ला दिया था। बट काफी अच्छा इटली नहीं खेले इस मैच में, फिर भी दे डिजर्व टू गो टू द फाइनल्स बिकॉज ऑफ द परफॉर्मेंसेस दे हैव पुट इन फॉर द लास्ट कैंपेन इन द यूरोस। और मुझे लगता है कि काफी टफ फाइट देगा इंग्लैंड को। और रोहन, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आ, काफी हम लोगों ने काफी सारे मैचेस एक साथ देखे हैं। जैसे आपको पता होगा कि हम लोग काफी मोराटा को क्रिटिसाइज कर रहे थे, लेकिन जैसे ही वो आए, उनका एक इंस्टेंट इम्पैक्ट था, और हमने देखा कि उन्होंने एक गोल भी मारा। तो आप उन लेकिन उन्होंने अनफॉर्चुनेटली दोबारा एक पेनल्टी मिस करी। तो आप मोराटा के लिए अलग से क्या बोलना चाहेंगे? एक्चुअली मोराटा का थोड़ा सा ना इनकंसिस्टेंसी रहा है फॉर्म में पूरे यूरोस में। कभी आप ये भी नहीं कह सकते कि बेकार प्लेयर है, या कभी ये भी नहीं कह सकते कि बहुत अच्छा, बिकॉज मिसेस उसके होते रहते थोड़े बहुत। तो उसकी प्ले मेकिंग एबिलिटी इस पूरे टूर्नामेंट में काफी अच्छा था। एंड ये था कि जब डैनी ओल्मो जब ओयारसाबाल के साथ खेला था, तो जैसे शितांशु ने बोला, उसके एक दो ऐसे शॉट्स थे जो लगा था कि डिफ्लेक्शन लेके गए, क्योंकि इतने ऊपर उसने उड़ा दिए थे बेसिकली। तो जैसे ही मोराटा आया था, डैनी ओल्मो किसी ना किसी को पास दे रहा था, और फिर डैनी ओल्मो का भी गेम बहुत सडनली इम्प्रूव हो गया था। वरना उसके पहले उसकी भी फिनिशिंग कोई बहुत अच्छी नहीं थी, और ना ही वो किसी ढंग के स्ट्राइकर को वो पास दे पा रहा था। तो वैसे ही पूरा ओवरऑल स्पेन ज्यादा थ्रेटनिंग हो गया थे। जैसे
फर्स्ट हाफ के थोड़े कुछ मिनट्स थे जिसे स्पेन ने कंप्लीटली डोमिनेट किया था। आई थिंक 10th टू 40th मिनट वो 30 मिनट था जिसे स्पेन ने पूरा डोमिनेट किया था, पर उनके एक दो शॉट से आ पाए थे, कोई बहुत ज्यादा चांसेस नहीं क्रिएट कर पाए थे। तो आई थिंक मोराटा जब आया था तो स्पेन के पास कुछ नया पर्पस लग रहा था, वापस वे थ्रेटनिंग लग रहे थे। जब वो इटली के डिफेंस जो इतना स्ट्रॉन्ग माना जाता है उसके अगेंस्ट अगर आप थोड़ा बहुत थ्रेट दे रहे थे तो वो ओवरऑल मोराटा का इम्पैक्ट था। अब ऑफ कोर्स अनफॉर्चुनेट है पेनल्टी मिस कर दिया, बट जैसे जेरार्ड मोरेनो का उतना जिससे तो वे बेटर खेला, बिकॉज जेरार्ड मोरेनो का ना ही कोई खास प्ले मेकिंग एबिलिटी था, ना ही वो उसकी फिनिशिंग कोई बहुत खास रही है। पर हाँ, थोड़ा अनफॉर्चुनेट था कि मोराटा ने पेनल्टी मिस किया, बट अदरवाइज बहुत अच्छा था उसका मैच। ऑफ कोर्स इक्वलाइजिंग गोल भी उसी ने स्कोर किया था, बहुत ही कूल फिनिश था डोनारूमा के अगेंस्ट, मतलब 1-1 हाँ। तो लाइक लोग सोच मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो शायद मिस कर देगा, डोनारूमा पे मार देगा, पर उसने अच्छा फिनिश किया, एकदम कूल कंपोज टाइप का, जैसे कोई स्ट्राइकर से एक्सपेक्ट जैसे करता है। 40th मिनट पे जो रोहन ने बताया कि अभी वहां तक वो लोग डोमिनेट किए थे 10 से लेकर 40th मिनट तक, वो बात कहीं ना कहीं ये थी कि स्पेन वाज प्लेइंग विद अ फॉल्स नाइन, और फॉल्स नाइन के संग में ये होता है कि वो आपका स्ट्राइकर जो है पीछे आएगा मिडफील्ड में ड्रॉप करेगा और आपका फ्लूइडिटी मेंटेन करेगा। और हम देख सकते हैं आपके फ्रंट थ्री थे फर्रान टोरेस, ओल्मो एंड ओयाज़ाबाल। ऑल्मो जो थे वो एक सेंटर अटैकिंग मिडफील्डर खेलते हैं, आरबी लाइप्जिग में काफी बेहतरीन खिलाड़ी हैं। तो वो काफी ज्यादा डीप डाउन डीप आ रहे थे और फिर पासेस आगे दे रहे थे, तो कहीं ना कहीं केलिनी और बोनुcci को पता नहीं था कि व्हाट आर दे डीलिंग विद, बिकॉज हमने मैनचेस्टर सिटी के भी प्ले में कई बार देखा है कि केविन डे ब्रुयना फॉल्स नाइन खेलते हैं और डिफेंडर्स के लिए काफी मुश्किल होता है। केविन डे ब्रुयना हो गए, गुंदोगान हो गए, बर्नार्डो सिल्वा हो गए, और सेंटर बैक के पास बहुत कम चांस होता है कि भाई स्ट्राइकर तो है नहीं कोई प्रॉपर जैसे मार्क कर सके, जैसे कि आपके रूनी खेलते थे तो उन पे 2-3 बंदे लगे रहते थे। उसी तरह इधर उनको वो क्लूलेस से हो गए थे, बट मोराटा आए, इंस्टेंट इम्पैक्ट किए, और उनका जो इंटरलिंकिंग प्ले बहुत अच्छा है, बिल्कुल टीमो वर्नर के जैसा, और थोड़ा थोड़ा स्ट्राइकिंग और शूटिंग भी उन्हीं पे उन्हीं जैसा है। तो बस देखा जाए तो लुइस एनरिके का बहुत बढ़िया डिसीजन था ये खिलाने को, क्योंकि जैसे हमने देख रहे थे कि इटली का मिडफील्ड काफी कॉम्पैक्ट रहा है पूरे टूर्नामेंट में, और उनका प्ले जो होता है हमेशा सेंट्रली आगे जाता है फॉरवर्ड की तरफ। लेकिन जब हमने इस मैच में देखा था कि जब उन्होंने डैनी ओल्मो को एज अ सेकंड स्ट्राइकर खिलाया और ओयाज़ाबाल को राइट विंग पे खिलाया, तो हमने देखा कि डैनी ओल्मो डीप ड्रॉप कर रहे थे और फिर जॉर्जिनियो जो थे उनको पीछे आना पड़ रहा था, अपनी नेचुरल पोजीशन से ज्यादा पीछे आना पड़ रहा था और फिर उनको मार्क करना पड़ रहा था। तो बार बार अपने शोल्डर के पीछे देख रहे थे कि डैनी ओल्मो को कहाँ रखूं मैं, क्योंकि बोनुcci और कियलिनी अपनी जगह से बाहर नहीं आ सकते। तो फिर जब जॉर्जिनियो बाहर आए अपनी जगह से, तो जो प्ले बन रहा था इटली का, वो इस मैच में हमने देखा पिछले मैचेस की तरह कोई इंटरलिंक नहीं था प्लेयर्स के बीच में, और मतलब कि प्ले जो था इटली का काफी मेसी सा था। तो इस बारी वो काफी ज्यादा लॉन्ग बॉल्स पे डिपेंड कर रहे थे, और हमने देखा कि इटली का एंड में काफी काम आया एक थ्रू पास है इंसीने के लिए से, जो उन्होंने इमोबिल को खिलाया था, और लकीली किएजा के पास बॉल आई जो उन्होंने बहुत बढ़िया गोल मारा। और किएजा का काफी बढ़िया टूर्नामेंट रहा है ऑस्ट्रिया के खिलाफ से, जब से वो खेले हैं उसके बाद से उनको हर मैच में स्टार्ट किया गया है और फिर बहुत बढ़िया खेले वो। तो रोहन, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि इटली की डिफेंस बहुत शेकी लग रही थी, तो आप बोनुcci और कियलिनी के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? एक्चुअली अभी तक इटली का डिफेंस पूरे टूर्नामेंट में सही था, बट जैसे हमने देखा था बेल्जियम के अगेंस्ट कि स्पिनोज़ोला को मतलब वो इंजर हो गया था, एंड जब एमरसन आया था तो वो डिफेंसिव मतलब डिफेंस उतना कॉम्पैक्ट नहीं लग रहा था। एंड कभी का होता है कि कुछ प्लेयर्स का मतलब लाइक वो अपना फुल गेम नहीं खेल पाते हैं, बिकॉज ऑफ कोर्स एज चित्रांशु ने कहा था फर्स्ट टाइम में सेंटर बैक्स के लिए थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट होता है खेलना। एंड ओवरऑल क्या था कि जो बनुcci एंड कियलिनी का था वो काफी सारा दूसरा प्रॉब्लम था कि उनके एरर्स भी बहुत हो रहे थे। जैसे वो उनकी पासिंग उतनी जब इवन उनके पास बॉल होते हैं, आप एक्सपेक्ट करते हो कि आपके डिफेंडर्स का 100% पास कंप्लीशन रेट रहे, बिकॉज दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर्स, बिकॉज अगर उनसे बॉल कहीं मिस हो जाता है, उनसे कोई एरर हो जाता है पासिंग में, देन सीधा गोल भी पड़ सकता है। तो वो थोड़ा सा था इटली के पास प्रॉब्लम।
एक दो बार था कि स्पेन को अच्छे पोजीशन पे बॉल मिला, ऑफ कोर्स उन्होंने उस पर कैपिटलाइज नहीं किया था काफी बार। सो ये थोड़ा सा इटली को ध्यान देना होगा। इवन जो उनका स्पेन का गोल भी पड़ा था वो भी काउंटर पे पड़ा था, आई गेस बेरार्डी को चांस मिला था, एंड स्पेन का रेयर काउंटर अटैक गोल हमने देखा था उस मैच में कि उस मतलब उसको मिले। एंड आई थिंक इटली का बस स्नूज बटन हो गया था जैसे बेरार्डी का वो मिस था, एंड उसके बाद वो कभी रिकवर नहीं कर पाया उतना जल्दी अपनी शेप में, तो ये थोड़ा सा इशू है उनका। बट अगेंस्ट बेल्जियम उनका काफी अच्छा डिफेंस, उनका बहुत ही कॉम्पैक्ट था। उन्होंने लाइक डे ब्रुयना को कंप्लीटली निकाल दिया था मैच से, उसका बस एक शॉट था डिसेंट वाला एफर्ट। लुकाकू भी थोड़ा बहुत थ्रेट था, बट एक और उनका इटली का एक्चुअल प्रॉब्लम है कि उनका पेस के अगेंस्ट होते अच्छे से हैंडल नहीं कर पाते। जैसे जो बेल्जियम के मैच में डोकू को कवर ही नहीं कर पा रहे थे, वो इतना उसका पेस था, एंड ये इंग्लैंड एक्चुअली एक्सप्लॉइट कर सकता है बुकायो साका से एंड रहीम स्टर्लिंग, अगर रहीम स्टर्लिंग अच्छे से खेला, उसके तरह नहीं जैसे उस मैच में खेला था डेनमार्क के अगेंस्ट। बट इटली का ये थोड़ा प्रॉब्लम है। हाँ ये है कि पेस का उनका इशू है, बिकॉज बोनुcci और कियलिनी कितना ही करेंगे, इतना उनसे भागा नहीं चाहता कोई खास। एंड लाइक उनको ये इंग्लैंड का पेस जो है वो एक्चुअली अबे अभी प्रेडिक्शन नहीं करनी। सुन ही नहीं रहा। प्रेडिक्शन लास्ट में करते हैं। प्रेडिक्शन लास्ट में करियो। हाँ ठीक है। तो जैसा कि हमने रोहन से सुना कि इटली का काफी लकी मैच था ये, और कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि रॉबर्टो मैंचिनी गॉट आउट टैक्टिक्ड बाय लुइस एनरिके इस मैच में। लेकिन पेनल्टीज में आप किसी के लक के बारे में बात नहीं कर सकते, जो होना होता है वो हो जाता है। आगे बढ़ते हुए हमने देखा कि इंग्लैंड फाइनली पहुंच चुकी है फाइनल आफ्टर 55 इयर्स, और ये काफी हिस्टोरिक मोमेंट है इंग्लिश फैंस के लिए और वर्ल्ड वाइड इंग्लैंड सपोर्टर्स के लिए भी, क्योंकि हमने देखा कि कितने सारे डिसअपॉइंटमेंट्स रहे हैं। आपका 2014 वर्ल्ड का ग्रुप स्टेज से नहीं निकले, और यूरोज में आइसलैंड से निकल गए, और 18 सेमीफाइनल में क्रोएशिया से लीड होने के बावजूद हार गए। तो अब ये काफी मेमोरेबल मोमेंट है, और चाहे जीते या हारे, द प्लेयर्स हैव मेड देयर done themselves well, and they have made us all feel proud for them. तो अब हम देखते हैं कि इंग्लैंड के मैच के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप, शतांशु आदित्य, क्योंकि हमारा काफी इंटरेस्टिंग था, बहुत सारे डिबेटेबल चीजें कहीं गई थी उस मैच के बारे में, और सबको पता है क्या हुआ था उस मैच में। मतलब बहुत सारे इंसिडेंट्स थे, और सबसे नोटेबल ये था कि स्टर्लिंग का डाइव का जो इशू था, सब लोग कह रहे थे डाइव किया। मैं कहूंगा कि मैं डिसएग्री करूंगा एक्चुअली। मैं इधर उधर नहीं भटकूंगा, मैं सीधा बोलूंगा कि मैं डिसएग्री कर रहा हूँ। और दूसरी बात, वो कैस्पर स्माइकल का इंसिडेंट जहाँ पे लेजर मारा था आंखों पे, और एक तो इंग्लैंड फैंस एज यूजुअल दूसरे के नेशनल एंथम को बू कर रहे थे। तो शितांशु, मैं सबसे पहले आपसे यही पूछना चाहूंगा कि आपका गेम पे क्या रिव्यू था इन सब इंसिडेंट्स को छोड़ के। जी बिल्कुल, शुरू करते हैं। जॉर्डन पिकफोर्ड उतने ज्यादा कंफर्टेबल नहीं थे इस गेम में जितना प्रीवियस गेम्स कर रहे हैं। थोड़े से शेकी से लग रहे थे, नर्वस से लग रहे थे। और जो डैम्सगार्ड वाली फ्री किक थी वो काफी बेहतरीन फ्री किक थी, बट उनकी पोजीशनिंग की थोड़ा इशू लगा मुझे, क्योंकि वो ज्यादा ही राइट में खड़े हो गए, लेफ्ट में खड़े हो गए थे। और जो है जो फ्री किक थी वो अप एंड ओवर थी, तो आप ज्यादातर जो है मिड सेंट्रल में थी, ज्यादा लेफ्ट में नहीं, हमारे लेफ्ट में नहीं थी ज्यादा। तो वो कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि पोजीशनिंग का थोड़ा सा इशू था। लूक शॉ, कायल वॉकर बहुत ही बेहतरीन खेली। लूक शॉ के अटैकिंग रन्स बहुत अच्छे थे, कायल वॉकर के डिफेंसिव रन्स बहुत अच्छे थे। कायल वॉकर को बहुत लोग चीट कोड भी बोल रहे हैं, पता नहीं क्यों आजकल, बट मैन सिटी में तो अच्छा चलता है। जॉन स्टोन मैगवायर काफी बेहतरीन खेले हैं। मैगवायर को येलो कार्ड तो जरूर है, बट लीडरशिप स्किल्स काफी उनमें भरी है, और मुझे लगता है मैनचेस्टर यूनाइटेड का अच्छा करियर होने वाला। बट मेन प्लेयर जो बहुत बढ़िया खेले, अपने महान आदमी हैरी केन
और पिछले एपिसोड्स में मार्क विशु ने कहा था कि हमें हैरी केन को निकाल देना चाहिए और उसकी जगह मैंने डोमिनिक बोला था एज अ कैल्वर्ट सब्स्टिट्यूट, अगर अच्छा नहीं खेल रहे तो एज अ सब्स्टिट्यूट हटा देना चाहिए कैल्वर्ट लुइन के लिए। डोमिनिक नहीं, पर कैल्वर्ट एक्चुअली वो सही रहता है थोड़ा, बिकॉज जब प्लेयर्स को लगता है कि आप निकल सकते हो देन वो थोड़ा बेटर भी परफॉर्म करने लगता है। हाँ वही, तो हाँ ये मेरे शब्दों का मिसयूज हो रहा है यहाँ, और हाँ मैं कभी यहाँ अहिंसा यहाँ यहाँ सहता नहीं हूँ। यहाँ पे मैं क्लिप अपने लगा लिए देंगे, वो खड़ा वाली होता क्या हूँ हर कह रहे बार। थे वो। और मुझे लगता है कि ऑब्वियसली ये करा नहीं जाएगा, बट हैरी केन को हमको निकाल देना चाहिए और और उनकी जगह मतलब कि कैल्वर्ट लोइन को खिलाना चाहिए। और हैरी केन मुझे नहीं लगता कि कुछ कर पा रहे हैं क्योंकि वो इंजर्ड है। तो हैरी केन क्या है, उभर के आए हैं। जो पहला गोल था जिसमें साका को पास दिया था, वो भी हैरी केन का ही विजन था। पता नहीं डे ब्रुयना बन जाते हैं कभी कभी, कभी रूनी बन जाते हैं, मतलब क्या चक्कर है। और जो साका ने बॉल अंडर डाली थी, वो सीमन के आया उस पोजीशन से, तो कोई मतलब कोई भी डिफेंडर नहीं बचा पाता, क्योंकि अगर छोड़ देते बॉल तो वो स्टर्लिंग मार देते, और अगर नहीं छोड़ते तो खुद नहीं गोल मारता, हो गया। नहीं उसके मारता पहले तब भी भी टैप मिस इन छोड़ करता। दिया, उसके हाँ पहले भी मिस कर दिया था, उसके 2 उसके मिनट पहले भी पहले मिस उसने, कर दिया। हाँ 2 मिनट पहले उसने श्माइकल के ऊपर मार दिया था बॉल। भाई सीधा छाती पे और मारी, वो बताओ। पता नहीं, जो कमेंटेटर भी कह रहे थे कि बॉटस से भाई माइकल भाई सीधे उसकी बॉडी पे ही तो दिया। और बात की जाए, कास्पर श्माइकल की बहुत ही इंपॉर्टेंट सेव्स दिए हैं उन्होंने पूरे गेम में, और एक्स्ट्रा टाइम में भी काफी अच्छे सेव्स दिए थे। मुझे लगता है मैन ऑफ द मैच इनके कास्पर श्माइकल ही थे। अगर कास्पर श्माइकल वो पेनल्टी को और अच्छे से बचा पाते तो कहीं ना कहीं जो है पेनल्टी में एक अपर हैंड रहता डेनमार्क। नहीं काफी बढ़िया मैच था, और मेरे हिसाब से मैन ऑफ द मैच, आई हेट टू से इट बट स्टर्लिंग थे। बहुत बढ़िया खेले थे, और एक्स्ट्रा टाइम में हमने देखा था कितने एक्सप्लोसिव थे। सेकेंड हाफ में भी हमने देखा था बहुत बढ़िया खेले थे, ऑन द बॉल ऑफ द बॉल उनकी मूवमेंट काफी बढ़िया थी, और स्टर्लिंग बहुत बढ़िया खेले मेरे हिसाब से। और मगवायर भी बहुत बढ़िया खेले, हमने देखा मगवायर का एक हेडर था, जस्ट पास से निकला और स्माइकल ने जस्ट अपने फिंगर टिप से सेव किया। और जॉन स्टोन्स भी थे, उन्होंने बहुत बढ़िया खेला था। और लूक शॉ को तो हमने दोबारा देखा, आगे आ रहे थे, फॉरवर्ड रन्स बना रहे थे। और ग्रीलिश को हमने देखा कि जैसे ग्रीलिश आया उनका इंस्टेंट इम्पैक्ट था, जैसे कि देखा था कि ग्रीलिश का इंस्टेंट इम्पैक्ट था। और ये कोई सरप्राइज नहीं था, हमें पता था कि ग्रीलिश आते हैं, फाउल्स विन करते हैं, और पेनिट्रेटिंग रन्स होते हैं उनके काफी, बॉल को स्लाइड करके प्लेयर के अराउंड ले जाते हैं काफी बार। और ये हमने देखा था कि वो उनके काफी सारे फॉरवर्ड रन्स थे, और होल्ड करते हैं अपने अपोनेंट को, गिरते नहीं है, और ज्यादा फोर्स के बाद ही गिरते हैं। तो ये उनकी बहुत खास एबिलिटी है, टू होल्ड द बॉल एंड रन विद इट एज वेल, कैरी, अब बॉल कैरियर आप उनको टर्म देंगे। और फिल फोर्डन भी जब आए काफी पॉजिटिव थे, बहुत बढ़िया बढ़िया पास निकाल रहे थे, और 1-2s कर रहे थे, और निकल भी रहे थे। और मेरे हिसाब से फिल फोर्डन का काफी बढ़िया इम्पैक्ट था। पहले 2 मैचेस में बिल्कुल भी अच्छा नहीं खेले थे इन माय व्यू, और काफी काफी पॉजिटिव इम्पैक्ट था इस बार उनका। मैन सिटी का थोड़ा फॉर्म देखने को मिला हमने इस बार, लेकिन हमारे स्टार मैन तो स्टर्लिंग ही थे। अब थोड़ा डेनमार्क की तरफ बढ़ते हैं रोहन। आपने देखा था क्या बढ़िया फ्री किक मारा था डैम्सगार्ड ने, और डेनमार्क का ओवरऑल गेम इसी पे बेस्ड था कि लीड लो और फिर डिफेंड करो, लेकिन बाय द टाइम दे हैड लॉस्ट द लीड, इंग्लैंड वर इन टोटल कंट्रोल बिकॉज जैक ग्रिलिश आ गए थे। तो आपका डेनमार्क के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या ओपिनियन था इस गेम? एक्चुअली अगर देखा जाए डेनमार्क का स्ट्रैटेजी हर एक गेम में सिमिलर ही होता है, मतलब की तरह ही था। अगर कोई देखते हो बहुत बड़ी टीम के अगेंस्ट हो, अब यूजुअली ये करते, जैसे आपने बोला कि डिफेंड करो एंड देन काउंटर पे अच्छे से स्कोर करो। बट इंग्लैंड का डिफेंस का ये बेस्ट चीज था कि वो काउंटर पे भी इतने आराम से डिफेंड करे थे, इतना प्रोफेशनली, बिना बिकॉज कोई ऑफ फ्री कायल किक दिए हुए। वॉकर स्पेशली। हाँ, कायल वॉकर ने बहुत अच्छे से किया था। एक दो बार पिकफोर्ड के मिस्टेक्स भी हुए थे तब भी, लाइक हमने देखा था स्टार्टिंग में उसे पता नहीं शायद किसी को रोल आउट किया था बॉल, एंड सीधा ही उनके ब्रैथवेट को मिला था। बट ऑफ कोर्स डेनमार्क कोई कैपिटलाइज नहीं कर पाया किसी चांस को, वो इतना क्लोज नहीं आया था कि जैसे बोले ओ ये हो सकता था गोल। डैम्सगार्ड का फ्री किक ऑफ कोर्स बहुत ही अच्छा था, बट इंग्लैंड का डिफेंस लाइक अमेजिंग था। लूक शॉ स्पेशली, आई थिंक मेरे हिसाब से मैन ऑफ द मैच वो था
हैरी मैग्वायर बहुत ही सही खेला डिफेंसिवली, और मतलब यूजुअली आप मतलब डिफेंडर को नहीं बनाते हो मैन ऑफ द मैच, बट मुझे लगा कि उसका मतलब वो अटैक में भी काफी सही खेल रहा था, तब उसका पासिंग प्ले भी बहुत सही था, वो बार बार आगे आ रहा था कुछ नया चांसेस क्रिएट करने के लिए, देन वो भी बहुत सही था उसका। सो गोल भी हो सकता था, बट माइकल बहुत अच्छा गोल कीपिंग किए। एज अगर कोई पर्सन डेनमार्क का फैन है, एज मार्क ने स्टार्टिंग में बोला था 2 कंट्रोवर्सीज थे, तो उनके लिए तो काफी हार्ड होगा, एंड वो डिफेंड करेंगे कि नहीं वो श्माइकल पेनल्टी हाथ में पकड़ भी सकता था बट वो डिस्ट्रैक्ट हो गया था, बट लाइक वो रहेंगे, एंड ऑफ कोर्स ये थोड़ा बड़ा प्रॉब्लम है उनके लिए, बट अदरवाइज मैं कहूँगा कि इंग्लैंड क्लियरली डिजर्व करता था जीतना मैच में, अगर किसी ने देखा होगा पूरा का पूरा, बिकॉज इंग्लैंड के पास बहुत ज्यादा पोजीशन था, बहुत सारे अच्छे चांसेस भी बनाए थे उन्होंने, ऑफ कोर्स स्टर्लिंग ने 1-2 मिसेस कर दिए थे एंड 1-2 बार लाइक सॉरी हाँ स्टर्लिंग ने कुछ मिसेस किए थे, बट ओवरऑल इंग्लैंड का परफॉर्मेंस मच बेटर था देन द परफॉर्मेंस ऑफ डेनमार्क। कभी डेनमार्क क्लोज लगे ही नहीं सेकंड गोल के कि वो मार दे और गेम खत्म हो जाए, एंड हैरी केन का भी काफी सही परफॉर्मेंस था ओवरऑल, मतलब लिंक अप प्ले में, एंड देन उसमें गोल में भी इन्वॉल्वमेंट था, जो फर्स्ट वाला था बुकायो साका को बहुत ही अच्छा थ्रू बॉल दिया था उसने। तो जैसे कि हमने बात करी थी पहले कि स्टर्लिंग के डाइव के बारे में, देखिए उस इंसिडेंट में मेरे हिसाब से तो स्टर्लिंग काफी फास्ट पेस पे आ रहे थे डी के अंदर, और जब आए थे उनको पहले भी एक धक्का दिया था, फिर भी वो उठ के आए, फिर आगे भागे जा रहे थे, लेकिन जैसे ही वो आगे गए थोड़ा उनको एक टच महसूस हुआ और वो तेज भाग रहे थे। तो जब भी आप तेज भाग रहे होते हो, इवन द स्लाइटेस्ट टच कैन पुट यू ऑफ, और उनको दोनों साइड से टच किया गया था, तो ऑब्वियसली एक ही चीज में रिजल्ट करने वाला था कि वो गिर गए। लेकिन जब आप VAR को दिखाते हो लाइव टीवी पे कि ये कितना स्लो मोशन में दिखा रहे हैं कि ऐसे टम्बल कर रहे हैं, आप अगर अपने आप को भी बेड पे गिरते हुए रिकॉर्ड करोगे इस धक्का लेके, तो आप यही बोलोगे कि मतलब कि ये क्या चल रहा है, मैं तो बहुत ही ज्यादा कमजोर हूँ, मतलब स्विमिंग कि कर अब रहा तो हूँ मैं तो हवा में। आप प्रोटीन खाने का टाइम आ गया है, एकदम शैतान आदित्य की तरह प्रोटीन खाएंगे। तो तो मैं यही कहना चाहूंगा कि आप स्टर्लिंग पे अपना हेट मत निकालिए, और आप इंग्लैंड फैंस को अगर हेट करते हैं तो वो आपकी अलग बात है, लेकिन आप इंग्लिश टीम को हेट मत दो, क्योंकि इंग्लिश टीम ने कुछ गलत नहीं किया है, उनके फैंस काफी ज्यादा हरकतें करते हैं। तो दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं उस फाइनल मुकाम पे जहाँ पे हम फाइनल के बारे में बात करेंगे। अब हमारे 2 पंडित से हम उनके एक्सपर्ट एडवाइस के बारे में पूछेंगे कि फाइनल कौन जीतेगा, और फोन अ फ्रेंड का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले शतांशु आदित्य, बताइए कौन जीतेगा। I think it's coming home, I guess, but कुछ भी हो सकता है, फाइनल का माहौल है। मुझे लगता है कि इंग्लैंड जो है पहले लीड नहीं ले पाएगी, पहले वो गोल कंसीड करेंगे, उसके बाद वो लोग प्रेशर बनाएंगे, तो लेकिन मुझे लगता है आराम से इंग्लैंड टीम ब्रेक कर लेगी, और इटली का डिफरेंस उतना कुछ खास नहीं है, तो मतलब एजिंग है, खास तो है ही, बेस्ट डिफेंस है यूरोस का इंग्लैंड के बाद। तो मुझे लगता है कि स्टर्लिंग और साका को अपनी पेस दिखाना होगा, और हैरी केन को अपना विजन दिखाना होगा, माउंट को विजन दिखाना होगा। फिल फोर्डन थोड़े से अभी इंजर्ड टाइप के हैं, हो सकता है कंटेंशन में नहीं है अभी प्लेइंग 11 के, तो मुझे लगता है कि इंग्लैंड इज गोइंग टू विन दिस यूरो आफ्टर ऑलमोस्ट आफ्टर 55 years, और आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ रियल बूस्ट फॉर द अपकमिंग जनरेशन ऑफ इंग्लैंड एज वेल। और कल को जो है वर्ल्ड कप भी आएगा, तो एक अच्छे दावेदार हैं वर्ल्ड कप में भी, तो मुझे लगता है कि आई विल प्रिडिक्ट स्कोर लाइन ऑफ 2-1, 2-1 इंग्लैंड, या 2-1 इंग्लैंड। और रोहन, बताइए आपका क्या है इसका मुझे जवाब। मुझे एक्चुअली लग नहीं रहा कि इटली स्कोर करने के बहुत चांसेस होंगे, बिकॉज उनका फुल बैक पोजीशन जब एमएस जैसे पहले था ना कि इंसिनिये एंड स्पिनेज़ोला का बहुत अच्छा केमिस्ट्री था लेफ्ट हैंड साइड पे, जैसे स्पिनेज़ोला हट गया और एमरसन आ गया, इंसिनिये पिछले मैच में था ही नहीं, बेसिकली गायब हो गया था, कुछ उसका इम्पैक्ट था नहीं,
तो वो इस मैच में भी हो सकता है। इमोबले का फॉर्म पिछले 2-3 मैचेस से अच्छा रहा नहीं है, वो मतलब चांसेस ले नहीं पा रहे, स्कोर नहीं कर पा रहे। बेलोटी एंड बेरार्डी तो सिर्फ ऑफ साइड ही खड़े रहते हैं। तो इटली का अटैक अगर होगा तो सिर्फ वैसे टाइप का कि पेनल्टी हो गया, मिल गया, या फ्री किक मिल गया, या कोई डिफेंसिव मिस्टेक हुआ इसलिए उनका गोल होगा। अदरवाइज ओपन प्ले में लग नहीं रहा। एंड एज यू सेड, सिंस उनका डिफेंस थोड़ा भी वॉबली है तो जॉर्जिनियो काफी डीप होगा, तो उसका प्ले मेकिंग एबिलिटी भी उतना नहीं रहेगा अटैक के वक्त। एंड इटली अपना फिर से लॉन्ग बॉल करेंगे ट्राई कि कोई कभी हो जाए, बट गिवन इंग्लैंड का जो डिफेंस है इतना इंटैक्ट रहा है पूरे यूरोज में, कभी भी उनका ऐसे नहीं था कि डिफेंस एकदम स्विच ऑफ हो गया। वो पूरे टाइम अच्छे से डिफेंड किया उनका टीम। एंड आई डोंट थिंक कि इटली का अटैक उतना अच्छा कि स्कोर कर पाए। इवन इफ अगर स्पेन होता, स्पेन जैसी टीम जो बहुत अटैक भी करती, वो भी शायद स्कोर नहीं कर पाते इंग्लैंड के इतने अच्छे डिफेंस के अगेंस्ट। एंड जो आपका स्कोर इंग्लैंड का प्रेडिक्शन क्या है? स्कोर प्रेडिक्शन है आइदर 1-0 इंग्लैंड या फिर 0-0 पे पेनल्टीज। पेनल्टीज में एक कॉन्फिडेंट। बताइए, ये डबल डबल केबीसी का वो नहीं चल रहा कि डबल दो ऑप्शन डाल दो सही हो जाएगा जो भी है। एक बताइए। और हाँ, मैंने पिछले मैच में बोला था कि अगर ग्रिलिश खेलेगा, स्टार्ट करेगा तो फिर 2-0 जीतेंगे, और नहीं करेगा तो फिर 2-1 जीतेंगे, और 2-1 जीते हम लोग। भाई पर ग्रिलिश ने स्टार्ट नहीं ग्रीलिश किया था। इंजर्ड है ना, ग्रीलिश को हटा दिया था ट्रिपियर के लिए। नहीं, वो इतना हाँ इंजर्ड नहीं हाँ, था, वो सिर्फ ऐसे ही वो डिसीजन थक था गया था ना, क्योंकि डिफेंसिव हाँ, प्ले थका 15 नहीं था वो मिनट खेल बिल्कुल भी। के कौन 15 आधे घंटे मिनट में में कौन बहुत। थकता है, फुटबॉलर है वो भाई। और तो फिर उनका ये था कि ग्रीलिश जो है वो उनको हटाया क्योंकि कीरन ट्रिपियर जो है वो थोड़े ज्यादा डिफेंसिव है, और और राइट की ज्यादा क्या तरफ पे पूरा ही वो डिफेंसिव है, वो राइट बैक खेलता वही। है। नहीं ग्रीलिश अटैकिंग में नहीं राइट बैक खेलता है। इसका ही मतलब थोड़ी काइल वॉकर की तरह एकदम आगे जाके बकवास होगा, जबकि काइल वॉकर पीछे जाने में ही बढ़िया है, आगे जाने में बढ़िया है ही नहीं। आगे जाने में वो दिया है। किरण ट्रिपियर की क्रॉसिंग बहुत बढ़िया है, अंडररेटेड है। तो रोहन आप बताइए, आप एक ही बता सकते हैं केबीसी का, ये नहीं कि डबल ऑप्शन लॉक कर दिया जाए। आई वुड से 1-0 इंग्लैंड प्रोबेबली। गोल वन स्कोर्ड नील बाय इंग्लैंड। स्टर्लिंग। हाँ नहीं, स्टर्लिंग नहीं कहूंगा मैं कहूंगा गोल स्कोर्ड बाय लूक शॉ। नहीं, फाइनल मुझे लग में रहा है जब फाइनली पहला गोल आएगा। मजाक कर जिस रहा हूँ, तरीके मजाक कर रहा हूँ। मुझे जिस लगता है तरीके कि से मैच गया, जिस तरीके से यूरो कप गया है ना, मुझे लग रहा है फाइनल गोल जो होगा ना ओन गोल ही होगा, पक्का बता रहा हूँ। अभी तक कितने ओन सही गोल बात है, देखे ना। हो सकता है, पूरी पॉसिबिलिटी ऑन गोल होने की। 10-11 और ऑन गोल है, आप कितने लोग हैं? कह रहे हैं कि इट्स कमिंग रोम, बट मुझे नहीं लगता इट्स कमिंग रोम, इट्स कमिंग होम। और रोम कोई नहीं जाएगा, सब लोग इंग्लैंड जाएंगे, होम जाएंगे, और एकदम बढ़िया पार्टी करेंगे। और इंग्लैंड में तो सारे पब्स भर जाएंगे, पूरे पार्टी वार्टी हो जाएगी एकदम बढ़िया सी। वेम्बली मार्विशो भी भरी अपने होगी, पर्सनल एक्सपीरियंस से बताते हुए। वेम्बली भी पूरी भरी होगी। और ये अर्जेंटीना ने गोल मार दिया है कोपा अमेरिका में फाइनल में। अरे यार, एनहेल स्पॉइलर दे दिया। एनहेल डी मारिया ने गोल मार दिया है। मरिया तो मरिया, इसी के साथ हम ये समाप्त करते हैं, और क्योंकि हमें मैच भी काफी देखना है। बढ़िया रहा है हमारा कोपा अमेरिका फाइनल का, अलग रिव्यू रहेगा हमारा। हाँ, तो क्या कहते हैं वो मार्क। हम बाद में वीडियो बनाएंगे कोपा अमेरिका फाइनल का। और तब तक आप हमारा ये वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए, सबको सब्सक्राइब करिए, और दबा के लाइक शेयर सब्सक्राइब सब दबा दो। ये दबा मैं के लाइक सुधांशु की शेयर तरह नहीं कर ठोकिए, सकता। भैया क्या कर रहे हो एक बार भाई। सुधांशु करियो। दबा के लाइक शेयर ठोकिए, महाकाल के आशीर्वाद से 5,000 लौंडे दिख जाने चाहिए। हाँ, 5,000 लौंडे दिख जाने चाहिए, है ना? एजेंट को एकदम बुला बढ़िया। लो भाई। 5,000 लौंडे सब लाइक कर देना, ठीक है भाई। Guys, thank you for watching our podcast or listening it. If you are listening on Spotify, our podcast is available on across all audio platforms, including Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. तो जरूर से सुने, और अगर आपको पसंद आया तो आप लाइक करें, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक मत करिएगा, ठीक है? जय हिंद, वंदे मातरम। हम जय आपसे बाद में हिंद, बात करते हैं। बाय गाइस। बाय बाय।